हम अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, फिर बाइपीडालिज्म के इम्प्लीकेशंस पर बात करेंगे, और हाँ, जेनेटिक्स की दुनिया को भी टच करेंगे। गोल सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि उनके कनेक्शंस और इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है। और ये फैसिनेटिंग है कि ये सब टॉपिक्स कैसे इंटरलिंक्ड हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिस्टम्स बेसिकली बताते हैं कि प्राइमेट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं और अल्टीमेटली सर्वाइव करते हैं। सोर्सेज में काफी वैरायटी मेंशन की गई है ना? राइट। पहला है सॉलिटरी सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ इंडिविजुअल्स मोस्टली अकेले रहते हैं, बस मीटिंग या ऑफस्प्रिंग रेयरिंग के टाइम साथ आते हैं। सोशल इंटरेक्शंस काफी कम होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के तौर पर ओरेंगटान्स, पांगो पाइगेमियस। मेल्स टेरिटोरियल होते हैं, फीमेल्स अपने ऑफस्प्रिंग पर फोकस रहती हैं। सोर्सेज में बीरूट काल्डिकास का रेफरेंस है, जिन्होंने कहा कि ओरेंगटान्स की सॉलिटरी नेचर फूड स्केर्सिटी और कंपटीशन कम करने की स्ट्रैटेजी हो सकती है। व्हाट अदर प्रेशर्स माइट फेवर अ सॉलिटरी लाइफ? क्या लगता है? इंटरेस्टिंग थॉट। फूड स्कैर्सिटी तो सेंस बनाता है। खैर, दूसरा टाइप है मोनोगैमस पेयर बॉन्ड्स। इसमें एक मेल और फीमेल लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाते हैं और अक्सर ऑफस्प्रिंग को साथ रेज करते हैं। ये यूजुअली टेरिटोरियल होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं गिबन्स, हाइलोबैटिडी। अपने फेमस पेयर बॉन्डिंग डुएट्स के लिए जाने जाते हैं। एडविन वे की स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि गिबन्स में पेयर बॉन्डिंग मेल कंपटीशन कम करता है और रिसोर्स स्केर्स एनवायरनमेंट्स में ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल इंश्योर करता है। ओके। फिर आता है वन मेल मल्टी फीमेल पॉलीजिनस ग्रुप्स। मतलब एक डोमिनेंट मेल मल्टीपल फीमेल्स के साथ रहता है और मेट करता है। दूसरे मेल्स ऑफन एक्सक्लूडेड रहते हैं और अलग से बैचलर ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे गोरिल्लाज? बिल्कुल। गोरिल्लाज क्लासिक एग्जाम्पल हैं, जहां सिल्वरबैक मेल्स हैरम्स लीड करते हैं। डायन फॉसी का काम गोरिल्लाज के साथ सिल्वरबैक्स का प्रोटेक्टिव रोल और फीमेल चॉइस की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स दिखाता है। ऐसे ग्रुप में डोमिनेंट मेल के लिए क्या कॉन्स्टेंट चैलेंजेस रहते होंगे? कंपटीशन शायद। मेंटेनिंग डोमिनेंस जरूर टफ होगा। और फिर है मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप्स। ये बड़े ग्रुप्स होते हैं जिसमें मल्टीपल मेल्स और फीमेल्स रहते हैं। अक्सर कॉम्प्लेक्स हायरार्कीज होती हैं जो मीटिंग और रिसोर्स एक्सेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। हाँ, जैसे बबून्स और चिंपैंजीज। चिम्स में मेल्स अलायंसेस बनाते हैं डोमिनेंस के लिए। जेन गुडॉल की स्टडीज ने चिंपैंजीज में इस कोएलिशन बिल्डिंग का रोल हाईलाइट किया। हाउ माइट दिस कंपेयर टू ह्यूमन पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज इवन इन अ रूडिमेंटरी सेंस? कुछ पैरेलल्स हैं क्या? फैसिनेटिंग पैरेलल है सच में। एक और फ्लेक्सिबल सिस्टम है फिशन फ्यूजन सोसाइटीज। ग्रुप्स डायनामिक होते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी या सोशल फैक्टर्स के बेसिस पर स्प्लिट होते हैं फिशन और फिर रीजॉइन होते हैं फ्यूजन। मेंबर्स के एसोसिएशंस फ्लूइड रहते हैं। चिंपांजीज फिर से एग्जांपल हैं इसके? हाँ बिल्कुल। चिंपांजीज फॉरेजिंग के टाइम स्मॉलर सब ग्रुप्स बनाते हैं, फिर रिसोर्सेज अबंडेंट होने पर मर्ज हो जाते हैं। फ्रांस डेवॉल की स्टडीज ने इस सिस्टम की अडेप्टेबिलिटी हाईलाइट की है। देन देयर इज अ रेयर वन फीमेल मल्टी मेल पॉलीएंड्रस ग्रुप्स। एक फीमेल मल्टीपल मेल्स के साथ मेट करती है और ये मेल्स ऑफस्प्रिंग रेयरिंग में असिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइमरिन्स, सेग्विनस। यहाँ मेल्स चाइल्ड केयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। सारा ब्लैफर हर्डी का काम टाइमरिन्स में कोऑपरेटिव ब्रीडिंग पर, पैटर्नल केयर का रोल इन्फेंट सर्वाइवल में एम्फसाइज करता है। व्हाई डू यू थिंक दिस सिस्टम इज सो रेयर अमंग प्राइमेट्स? इतना कॉमन क्यों नहीं है? गुड क्वेश्चन। शायद पैटर्नल सर्टेनिटी या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकता है। वी ऑल्सो सी ऑल मेल ग्रुप्स। ये अक्सर उन मेल से बनते हैं जो ब्रीडिंग ग्रुप से एक्सक्लूडेड होते हैं। ये टेम्पररी हो सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी इवेंचुअल इंटीग्रेशन या डोमिनेंस चैलेंज के लिए। बबून्स और गोरिल्लाज में बैचलर ग्रुप्स कॉमन हैं। शर्ली स्ट्रॉम के ऑब्जर्वेशंस बबून्स पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे मेल स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए। और फाइनली मैट्रिलिनियल सोसाइटीज। यहाँ सोशल स्ट्रक्चर्स फीमेल किनशिप पर सेंटर्ड होते हैं। फीमेल्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। मेल्स अक्सर मैच्योर होने पर डिस्पर्स हो जाते हैं। बोनोबोज, पैनपनिस्किस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। हाँ, बोनोबोज में फीमेल स्ट्रॉन्ग कोएलिशंस बनाती हैं जो मेल डोमिनेंस को काउंटर करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। फ्रांस डेवॉल की स्टडीज बोनोबोज पर इन सोसाइटीज की रिलेटिवली एगैलिटेरियन नेचर एम्फसाइज करती हैं, जो मेल डोमिनेंट चिंपैंजी मॉडल से कॉन्ट्रास्ट करती हैं। तो ये इन सब का एवोल्यूशनरी एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इन सब को समझने से क्या मिलता है? देखो, हर सोशल स्ट्रक्चर एक अडेप्टेशन है इकोलॉजिकल प्रेशर्स, प्रेडेशन रिस्क्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज के लिए। ये सिस्टम्स हमें ह्यूमन किनशिप, कोऑपरेशन और सोशल हायरार्कीज के एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। रिसर्चर्स लाइक गुडॉल, डेवॉल, फॉसी, हर्डी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप किया है। Studying these diverse systems provides crucial insights into the roots of human society. बिल्कुल। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, गेन्स एंड लॉसेस ऑफ इरेक्ट पोस्चर। ह्यूमन एवोल्यूशन का एक डिफाइनिंग मोमेंट, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। लेट्स टॉक अबाउट द गेन्स फर्स्ट। क्या फायदे हुए? एक मेजर गेन है एफिशिएंट लोकोमोशन। सोर्सेज बताते हैं कि बाइपेडलिज्म लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए क्वाड्रुपेडलिज्म से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इससे अर्ली ह्यूमंस लार्ज एरियाज कवर कर पाए, फॉरेजिंग, हंटिंग और माइग्रेशन के लिए। दिस कुड हैव बीन क्रूशियल फॉर अडैप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, है ना? एब्सोल्युटली। और इससे फ्रीइंग ऑफ द हैंड्स हुआ। ये तो एक गेम चेंजर था। इससे टूल मेकिंग, कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन, फूड, ऑफस्प्रिंग या वेपन्स कैरी करना पॉसिबल हुआ। दिस एनहांस सर्वाइवल एंड कोऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। सोर्सेज सजेस्ट कि शायद जेस्चरल कम्युनिकेशन में भी हेल्प हुई, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में फैसिलिटेट कर सकती थी। सोचो ना, हाथ फ्री होने से कितनी पॉसिबिलिटीज खुल गईं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है थर्मोरेगुलेशन।
इरेक्ट पोस्चर से डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज्ड बॉडी सरफेस एरिया कम हो गया, मिनिमाइजिंग हीट अब्जॉर्प्शन, और अपराइट रहने से विंड एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, जो इवेपोरेटिव स्वेटिंग से कूलिंग में हेल्प करता है, स्पेशली एडवांटेजेस इन हॉट ओपन एनवायरमेंट्स लाइक द अफ्रीकन सवाना। और शायद सेक्सुअल सिलेक्शन एंड सोशल सिग्नलिंग में भी रोल था। अपराइट इंडिविजुअल्स अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स या स्ट्रेंथ के सिग्नल्स ज्यादा इफेक्टिवली डिस्प्ले कर सकते थे। बेटर विजिबिलिटी से सोशल मॉनिटरिंग और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ईजी हुआ होगा ग्रुप में। लेकिन जैसा हमने कहा, इसके लॉसेस या ड्रॉबैक्स भी थे। पहला है इंक्रीज्ड स्ट्रेस ऑन द स्पाइन। ह्यूमन स्पाइन, जो बेसिकली क्वाड्रुपेडल स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुआ है, अपराइट पोजीशन में काफी स्ट्रेस झेलता है। स्कोलियोसिस हम लोग अक्सर फील करते हैं ये डेली लाइफ में, है ना, स्पेशली ज्यादा देर बैठने या खड़े रहने के बाद। बिल्कुल। दूसरा बड़ा इशू है पेल्विक मॉडिफिकेशंस एंड ऑब्स्टेट्रिक चैलेंजेस। इरेक्ट पोस्चर के लिए पेल्विस नैरो और बोल्ड शेप्ड हो गया बॉडी सपोर्ट करने के लिए। जब इसके साथ ह्यूमन ब्रेन साइज इंक्रीज हुआ तो चाइल्ड बर्थ ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस हो गया, द ऑब्स्टेट्रिक डिलेमा। हाँ, इसने शायद सोशल असिस्टेंस की जरूरत बढ़ा दी चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी, सोशल बॉन्ड स्ट्रांग हुआ इससे। सही कहा। फिर है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर्स। हिप, नी, एंकल जॉइंट्स पूरा बॉडी वेट बेयर करते हैं, लीडिंग टू वेयर एंड टेयर। रिजल्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट डिजेनरेशन, इंजरीज जैसे एसीएल टेयर्स नी में, और प्लांटर फैशाइटिस जैसे फुट डिसऑर्डर्स कॉमन है। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी एक कॉन्सिक्वेंस है। इरेक्ट पोस्चर सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालता है, खासकर ब्रेन तक ब्लड फ्लो मेंटेन करने में अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, इससे कंडीशंस लाइक वेरिकोज वेन्स, लेग्स में इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर से, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का सडन ड्रॉप हो सकती हैं। वी ऑल्सो सी अ लॉस ऑफ क्लाइंबिंग एफिशिएंसी। बाइपेडलिज्म के लिए अडेप्टेशंस ने क्लाइंबिंग एबिलिटी कम कर दी। इससे ट्रीज में फूड और सेफ्टी एक्सेस लिमिट हो गया, मेकिंग अर्ली ह्यूमंस पोटेंशियली मोर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स इन सर्टेन एनवायरनमेंट्स। एक ट्रेड ऑफ था जमीन पर गेन, पेड़ों पर लॉस। और फाइनली स्लोअर स्पीड and reduced agility. Compared to many quadrupedal animals, bipedal humans उतने फास्ट या एजाइल नहीं होते। इससे प्रेडेटर से बचना या प्रे चेस करना पोटेंशियली ज्यादा चैलेंजिंग हो गया होगा, requiring other strategies like endurance, tools या ग्रुप कोऑपरेशन। तो कंक्लूजन में इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडलिज्म ह्यूमन एवोल्यूशन में पिवटल थे, शेपिंग आवर मोबिलिटी, टूल यूज, ब्रेन डेवलपमेंट और सोशल स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसने हमें कुछ स्पेसिफिक बायोमैकेनिकल और हेल्थ चैलेंजेस के लिए वल्नरेबल भी बनाया। It really highlights the complex nature of evolutionary adaptations. कुछ फ्री में नहीं मिलता। बिल्कुल सही। अब हम एक आइकॉनिक फिगर की बात करते हैं, जेन गुडॉल। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस प्राइमेट बिहेवियर स्टडीज में क्या रहे हैं? उनका नाम तो सोर्सेज में बार-बार आता है। हाँ, जेन गुडॉल का काम तो लेजेंडरी है। ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था लॉन्ग टर्म फील्ड स्टडी। उन्होंने 1960s में गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क तंजानिया में चिंपैंजीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ये स्टडी 6 डेकेड से ज्यादा चली है। इससे इनवैल्यूएबल लॉन्जिट्यूडनल डेटा मिला अक्रॉस मल्टीपल जनरेशंस। 6 decades! वाओ! हाँ, इससे कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स, लाइफ लॉन्ग सोशल बॉन्ड्स और इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ बिहेवियर्स के बारे में इंसाइट्स मिले। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इनक्रेडिबल रेयर और पावरफुल है। और उनकी वो फेमस डिस्कवरी टूल यूज इन मैन्युफैक्चर। पहले वाइडली बिलीव किया जाता था कि टूल मेकिंग सिर्फ ह्यूमंस करते हैं, लेकिन 1960 में उन्होंने देखा कि डेविड ग्रेबियर्ड नामक चिंपैंजी एक ग्रास स्टेम को मॉडिफाई करके टर्माइट्स फिश कर रहा था। हाँ, ये तो लैंडमार्क था। इसका सिग्निफिकेंस, इसने ह्यूमन यूनिकनेस के एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू टू फंडामेंटली चैलेंज किया। इम्पैक्ट, लुइस लेकी ने फेमसली कहा, नाउ वी मस्ट रीडिफाइन टूल, रीडिफाइन मैन और एक्सेप्ट चिंपैंजीज एज ह्यूमंस। वाओ, हाउ डू यू थिंक दिस सिंगल ऑब्जर्वेशन शिफ्टेड द साइंटिफिक लैंडस्केप? मतलब इस एक ऑब्जर्वेशन ने कितना कुछ बदल दिया होगा। मेजर रीइवैल्यूएशन हुआ। गुडॉल ने चिंपैंजी सोशल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी भी डिटेल में रिवील की। उन्होंने मेल डोमिनेंस हायरार्कीज, जहां अल्फा स्टेटस, स्ट्रेंथ, अलायंसेज और पॉलिटिकल मनोवरिंग से मेंटेन होता है, को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने फीमेल सोशल बॉन्ड्स, स्पेशली बिटवीन मदर्स एंड ऑफस्प्रिंग, और फीमेल्स के बीच अलायंसेस को भी हाईलाइट किया। और उन्होंने गुम्बे चिम्प्स फिजन फ्यूजन सोसाइटी डायनामिक को डिटेल में डिस्क्राइब किया। उन्होंने अग्रेशन एंड वॉरफेयर भी ऑब्जर्व किया, जो पहले की पीसफुल रोमांटिसाइज्ड इमेज के बिल्कुल कॉन्ट्ररी था। द गोम्बे चिंपैंजी वॉर 1974-1978 एक प्रोलॉन्ग्ड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट था एक कम्युनिटी के अंदर, जिसने ऑर्गेनाइज्ड लीथल अग्रेशन की कैपेबिलिटी हाईलाइट की। हाँ, इसने रूसो के नोबल सैवेज आइडिया को चैलेंज किया और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के एवोल्यूशनरी रूट्स पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं। उनकी रिसर्च ने मदर ऑफस्प्रिंग रिलेशनशिप्स की क्रूशियल इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट की। मैटरनल केयर, प्रोटेक्शन और गाइडेंस ऑफस्प्रिंग के सोशल डेवलपमेंट और सर्वाइवल को प्रोफाउंडली शेप करती है। ऑफस्प्रिंग सेवरल इयर्स तक अपनी मदर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और इंपॉर्टेंट स्किल्स जैसे टूल यूज और फॉरेजिंग ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ये अर्ली लर्निंग और सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर करता है, ड्रॉइंग क्लियर पैरेलल्स विद ह्यूमंस। कम्युनिकेशन पर भी उनका काम सिग्निफिकेंट था। चिंपैंजीज एक रिच रेपर्टोयर यूज करते हैं, वोकलाइजेशंस, कॉल्स, स्क्रीम्स, ग्रंट्स, जेस्चर्स, हैंड होल्डिंग, हगिंग, ग्रूमिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस। हाँ,
इमोशंस कन्वे करने और सोशल इंटरेक्शंस मैनेज करने के लिए। इससे ह्यूमन लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स को समझने में हेल्प मिली। और फाइनली उनका इम्पैक्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स में इमेंस है। उनकी रिसर्च ने चिंपैंजीज पर थ्रेट्स जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग और डिजीज को स्पॉटलाइट किया। बिल्कुल, उन्होंने जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट 1977 फाउंड किया, जो चिंप्स और उनके हैबिटेट्स प्रोटेक्ट करता है, और रूट्स एंड शूट्स प्रोग्राम शुरू किया, जो दुनिया भर में यूथ को एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में एंगेज करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जेन गुडॉल के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने सिर्फ प्राइमेटोलॉजी को नहीं, बल्कि एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी और हमारी अपनी स्पीशीज को समझने के तरीके को फंडामेंटली चेंज किया है। उनका काम एक टेस्टामेंट है लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन की पावर का। ओके, अब हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं जो सोर्सेज में था। Illustrate with examples the various types of locomotion patterns among the non-human primates. Assumed 15 marks. Why? सोर्सेज बताते हैं कि मॉडर्न नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स बहुत डाइवर्स लोकोमोशन पैटर्न्स दिखाते हैं। हाँ, जो उनके स्पेसिफिक इकोलॉजिकल निशेस और लाइफस्टाइल्स के एडेप्टेशंस हैं। बिल्कुल। पहला पैटर्न है क्लिंगिंग, वर्टिकल एंड लीपिंग। ये टाजियर्स और गैलेगोज, बुश बेबीज जैसे प्राइमेट्स में मिलता है। अच्छा। एनिमल रेस्ट पर ट्री ट्रंक या ब्रांच से वर्टिकली क्लिंग करता है। मूव करने के लिए वो पावरफुल हाइंड लिम्स यूज करके लीप करता है। हाउ माइट दिस वर्टिकल स्ट्रैटेजी बी एडवांटेजेस इन अ डेंस फॉरेस्ट एनवायरनमेंट? मतलब घने जंगल में ये कैसे फायदेमंद हो सकता है? शायद पेड़ों के बीच तेजी से नेविगेट करने के लिए। खैर, दूसरा कॉमन पैटर्न है क्वाड्रूपेडलिज्म, यानी 4 लिम्स पर चलना। ये मंकीज और एप्स में कॉमन है। मंकीज ग्राउंड पर टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म और ब्रांचेस पर आर्बोरियल क्वाड्रूपेडलिज्म, दोनों जगह मूव करते हैं। इसमें हेल्प करने वाले की फीचर्स हैं जनरली स्मॉल टू मॉडरेट बॉडी साइज, प्रीहेंसाइल ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट विद एन अपोजेबल थंब एंड बिग टो। मंकीज ट्रीज पर काफी अजाइल होते हैं इसकी वजह से। क्वाड्रूपेडलिज्म के कुछ स्पेसिफिक वेरिएशंस भी है ना? हाँ, पाम एंड फिस्ट वॉकिंग ओरंगुटन्स लैंड पर यूज करते हैं अपनी लार्ज बॉडी साइज के कारण, और नकल वॉकिंग चिंपैंजीज और गोरिल्लाज में कॉमन है। इसमें वो अपने फिंगर्स के मिडिल सेगमेंट्स नकल्स पर वेट बेयर करते हैं चलते वक्त। उनके फिंगर्स थिकली पैडेड होते हैं इसके लिए। एक और फैसिनेटिंग टाइप है ब्रैकिएशन। ये एक सस्पेंसरी बिहेवियर है जिसमें एनिमल अपने आर्म्स यूज करके ब्रांचेस के नीचे स्विंग करता है। हैंड्स प्राइमरी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके वेरिएशंस हैं प्रिमिटिव ब्रैकिएशन, जिसमें एनिमल दोनों हैंड्स ऑल्टरनेटिवली यूज करता है स्लो स्विंगिंग के लिए, और ट्रू ब्रैकिएशन जिसमें मोमेंटम यूज करके एक ब्रांच से दूसरे पर फ्लाई करता है, समटाइम्स इन्वॉल्विंग अ ब्रीफ एयरबॉर्न फेज। ये एप्स में कॉमन है। लेकिन सब इक्वली एफिशिएंट नहीं है, राइट? गिबन्स को ट्रू ब्रैकिएटर्स माना जाता है। व्हाई? सोर्सेज मेंशन करते हैं स्मॉल बॉडी साइज, एक्सट्रीमली लॉन्ग फोर लिम्स कंपेयर टू हाइंड लिम्स, शॉर्ट ट्रंक और हाईली मोबाइल शोल्डर जॉइंट्स। इतने सारे एडेप्टेशंस क्यों जरूरी हैं इतनी एफिशिएंसी के लिए? मतलब क्या स्पेशलाइजेशन है इसमें? इट सजेस्ट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड लाइफस्टाइल। बिल्कुल। एक और वेरिएशन है सेमी ब्रैकिएशन। कुछ न्यू वर्ल्ड मंकीज जैसे स्पाइडर मंकीज और वुली मंकीज अपनी प्रीहेंसाइल टेल को फिफ्थ लिम्ब की तरह यूज करते हैं हैंड्स के साथ सस्पेंड होने और मूव करने के लिए। और ब्रीफली मेंशन करना चाहिए बाइपीडलिज्म का भी इस कॉन्टेक्स्ट में। जबकि ह्यूमंस प्राइमरीली बाइपीडल हैं, कुछ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स ओकेजनली बाइपीडली चलते हैं, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। ह्यूमन फुट में एडेप्टेशंस जैसे आर्चेस और नॉन अपोजेबल बिग टो स्पेसिफिकली बाइपीडलिज्म के लिए हैं। तो इन सब लोकोमोशन पैटर्न्स की सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिलेशनशिप समझने में? हाँ, मतलब इनको स्टडी करने से क्या पता चलता है? ये पैटर्न्स इकोलॉजिकल नीश ऑक्यूपेशन से क्लोजली लिंक्ड हैं। आर्बोरियल वर्सेस टेरेस्ट्रियल लाइफ वो सोशल बिहेवियर्स जैसे मीटिंग और फॉरेजिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फंक्शनल मॉर्फोलॉजी समझने में हेल्प करते हैं, यानी एनाटॉमिकल फीचर्स कैसे लोकोमोशन एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स लोकोमोशन स्टाइल पर डिपेंड करते हैं। सो इन पैटर्न्स को एनालाइज करना हमें प्राइमेट एनाटॉमी, इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। नेक्स्ट, लेट्स एक्सप्लोर एडेप्टिव प्राइमेट रेडिएशन पार्ट ए ऑफ अ क्वेश्चन YYX। पहले एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन मतलब डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, बेसिकली ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में कई नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं जो अलग अलग इकोलॉजिकल नीशेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए अडेप्ट हो जाती हैं। एसेंशियली एक लिनेज का डाइवर्सिफिकेशन इनटू वेरियस फॉर्म्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है प्राइमेट्स के लिए? इस प्रोसेस ने प्राइमेट्स में इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी पैदा की है, फॉर्म्स, बिहेवियर्स, इकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज में। प्राइमेट्स ने डाइवर्स हैबिटेट्स ऑक्यूपाई किए हैं, रेन फॉरेस्ट कैनोपी से लेकर ओपन सवानास तक। हर स्पीशीज ने यूनिक ट्रेट्स इवॉल्व किए हैं अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये प्रोसेस प्राइमेट एवोल्यूशन और आज की स्पीशीज डाइवर्सिटी को शेप करने में फंडामेंटल रहा है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो सोर्सेज में हैं। एक क्लासिक एग्जांपल है लीमर्स इन मैडागास्कर। मैडागास्कर मेनलैंड अफ्रीका से आइसोलेट हो गया और वहां कंपटीशन कम होने से लीमर्स का रिमार्केबल एडेप्टिव रेडिएशन हुआ।
वो वेरियस स्पीशीज में डाइवर्सिफाई हुए, हर एक स्पेसिफिक इकोलॉजिकल नीश के लिए अडेप्टेड। जैसे कि कुछ नॉक्टर्नल हैं, कुछ डायोनल, कुछ टाइनी हैं, कुछ लार्ज, कुछ इंसेक्टिवोर्स हैं, कुछ फोलीवोर्स। आई एक बहुत अनयूजुअल लीमर है जो रोडेंट लाइक नीश ऑक्यूपाई करता है अपने स्पेशलाइज्ड फिंगर से ग्रब्स निकालने के लिए। Why do you think island environments are often hotspots for adaptive radiation? मतलब आइलैंड्स पर ऐसा क्यों होता है? शायद कंपटीशन कम होता है और नए नीशेस खाली मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है न्यू वर्ल्ड मंकीज प्लैटराइन्स इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। माना जाता है कि उनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से माइग्रेट हुए और न्यू वर्ल्ड में उनका अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, लीडिंग टू डाइवर्स फॉर्म्स लाइक हाउलर मंकीज, स्पाइडर मंकीज, कैपुचिन्स, मार्मोसेट्स एटसेट्रा। हाँ, हर एक के डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं, लोकोमोशन, डाइट और सोशल स्ट्रक्चर में। और तीसरा एग्जाम्पल है ग्रेट एप्स एंड होमिनिन लीनेज। एप लीनेज में अडेप्टिव रेडिएशन से वेरियस ग्रेट एप्स, गोरिल्लाज, चिम्प्स, बोनोबोज, ओरंगुटान्स और अल्टीमेटली होमिनिन्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इमर्ज हुए। हर ग्रुप ने डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स इवॉल्व किए। जैसे गोरिल्लाज लार्ज बॉडी साइज और फॉलीवेरी के लिए अडेप्टेड है, चिंपैंजीज टूल यूज और कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। और ह्यूमंस ने एक्सेप्शनल कॉग्निटिव एबिलिटीज और ऑब्लिगेट बाइपेडलिज्म डेवलप किया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? प्राइमेट अडेप्टिव रेडिएशन को स्टडी करना एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करता है, कैसे एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज और प्रेशर्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ड्राइव करते हैं। इट शोज द डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। चलो, लेट्स टैकल द नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss the evolutionary significance of bipedalism and erect posture. Assumed 20 marks. Why साल। ये एक मेजर थीम है। इरेक्ट पोस्चर और बाइपीडलिज्म की तरफ शिफ्ट ह्यूमंस और बाकी लिविंग प्राइमेट्स के बीच एक डिफाइनिंग एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस है। सोर्सेज डिटेल में स्केलेटल चेंजेस बताते हैं जो ह्यूमंस में हुए हैं। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। यस। 1. स्पाइन। ह्यूमंस में एस शेप्ड कर्व डेवलप हुआ। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार सैक्रल कर्व्स जो बैलेंस मेंटेन करने और शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है अपराइट स्टैंस में। एप्स में सिंपलर सी शेप्ड कर्व होता है। ये पेल्विस, ह्यूमन पेल्विस शॉर्टर, ब्रॉडर और बोल्ड शेप्ड हो गया। ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और बाइपीडल गेट के लिए स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है। इलियाक ब्लेड्स लैटरली फेस करते हैं बैलेंस के लिए। एप्स में पेल्विस लॉन्गर और नैरोअर होता है। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि ह्यूमन पेल्विस ने मोजाइक एवोल्यूशन एक्सपीरियंस किया। डिफरेंट पार्ट्स अलग रेट्स पर चेंज हुए। व्हाट डज मोजाइक एवोल्यूशन सजेस्ट अबाउट द ट्रांजिशन टू बाइपीडलिज्म? इसका क्या मतलब है? शायद ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप, ना कि एक साथ सब कुछ बदल गया। 3. लोअर लिम्स। ह्यूमंस में लेग्स आर्म्स के रिलेटिव लंबी हो गई। फीमर्स, थाई बोन्स इनवर्ड एंगल करते हैं नी की तरफ, बाइकॉन्डाइलर एंगल, जिससे नीज बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आते हैं एफिशिएंट वॉकिंग के लिए। एप्स में फीमर्स स्ट्रेटर होते हैं। फीट, ह्यूमन फुट ने ग्रास्पिंग एबिलिटी खो दी। एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन गया वॉकिंग रनिंग के लिए विद आर्चेस लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जो शॉक एब्जॉर्प्शन और प्रोपल्शन में हेल्प करते हैं। बिग टो अलाइंड हो गया बाकी टोज के साथ और नॉन अपोजेबल है। एप्स में फ्लैट फीट होते हैं विद एन अपोजेबल बिग टो फॉर ग्रास्पिंग। 5. फोरामेन मैग्नम। ये स्कल के बेस में वो ओपनिंग है जहां से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है। ह्यूमंस में ये सेंट्रली पोजिशन्ड है अंडर द स्कल, अलाउइंग द हेड टू बैलेंस डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द स्पाइन। एप्स में ये पोस्टीरियरली पीछे की तरफ पोजीशन है। अब इन स्केलेटल चेंजेस के इम्प्लीकेशंस क्या है ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए? ये एक की क्वेश्चन है, लेकिन कुछ एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ्स भी थे, जैसा हमने पहले टच किया था। हायर एनर्जी नीड्स, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू सर्टेन इंजरीज, बैक जॉइंट्स, ऑब्स्टेट्रिकल चैलेंजेस, स्लोअर स्पीड, लॉस ऑफ क्लाइंबिंग एबिलिटी। एग्जैक्टली। कंक्लूजन में ब्रिंग बाइपेडलिज्म और इरेक्ट पोस्चर का एवोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स पैकेज डील था विद प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस। इन एडेप्टेशंस ने ह्यूमंस को बाकी प्राइमेट से ड्रामेटिकली अलग किया, उन्हें डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने, कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाने और यूनिक सोसाइटीज डेवलप करने में इनेबल किया, डिस्पाइट द एसोसिएटेड कॉस्ट्स। Okay, next question. Bring out the comparative anatomical features of man and apes. Discuss their evolutionary significance. Assumed 15 marks YYY. हम जानते हैं humans होमो सेपियंस और apes, chimps, gorillas, orangutans, gibbons common ancestry शेयर करते हैं. Chimps हमारे closest living relatives हैं. फिर भी significant anatomical differences हैं. Let's compare key features. Sources provide a good comparative list. Let's summarize. Posture, locomotion. Man fully upright bipedalism versus apes mostly quadrupedal, knuckle walking, fist walking, or brachiating with occasional bipedalism. Skull brain, man larger, rounded skull, 1350 cc brain, central foramen magnum versus apes smaller skull, 400 to 600 cc brain, posterior foramen magnum. Face, jaw teeth, man flatter face, smaller jaw, parabolic dental arch, smaller canines versus apes protruding face, larger jaw, U-shaped arch, larger canines.
spine pelvis. Man S-shaped spine, short broad pelvis versus apes, C-shaped spine, long narrow pelvis. Limbs, man longer legs than arms versus apes, longer arms than legs. Hands, feet. Man, opposable thumb, precision grip, arched foot, aligned big toe versus apes, shorter thumb, power grip, flat foot, opposable big toe. अब इनकी evolutionary significance डिस्कस करते हैं. Locomotion, posture. Human bipedalism reflects adaptation to terrestrial life. Ape features reflect adaptation for arboreal life or specialized quadrupedalism. Skull, brain size. Increased human brain size correlates with complex cognition, language, culture. Face, jaw, teeth. Changes in human dentition, jaw likely reflect dietary shifts, cooking tools. Ape features suit tougher diets, large canines often relate to social display. How profound do you think the impact of cooking alone was on human evolution? कुकिंग ने कितना बदला होगा? बहुत ज़्यादा probably. फूड डाइजेस्ट करना आसान हो गया, एनर्जी ज़्यादा मिली. 4. Limb proportions. Human proportions optimize for efficient terrestrial movement. Ape proportions favor climbing, knuckle walking. 5. Hands, feet. Human hand dexterity, critical for tool culture. Human foot essential for bipedalism. Ape hands, feet retain grasping capabilities. 6. Pelvis spine. Human adaptations support upright posture but create obstetric dilemma. Ape structures support their locomotion modes. Conclusion में ये comparative anatomy evolutionary pathways highlight करती हैं. Differences reflect divergent adaptations driven by environment and behavior after the split. Moving to the next question, focusing specifically on skeletal changes. Explain the skeletal changes due to erect posture and their implications. Assumed 15 marks. Why? हमने इसके कुछ parts पहले touch किए हैं, but let's consolidate the skeletal modifications. Right. Sources list several key areas. Vertebral column, spine, development of the four curves, cervical, thoracic, lumbar, sacral, creating the S shape. Vertebrae become larger lower down. Skull, forward and downward shift of the foramen magnum to a central position. Pelvic girdle became shorter, broader, bowl-shaped. Iliac blades flared outwards. Significant mosaic evolution occurred. Femur, thigh bone, became longer, robust. Developed the bicondylar angle, angling inwards. Muscle attachment sites pronounced. How exactly does that inward angle, carrying angle, make walking more efficient? Balance maintain करने में कैसे help करता है? Foot, transformed from grasping to weight bearing. Development of arches. Big toe became aligned, non-opposable. Heel bone calcaneus, larger. और इन modifications की significance implications को quickly summarize करें तो. Primary, efficient bipedal locomotion. Also, freeing of hands for tool use, carrying, etc. Improved vision range, better heat dissipation, potentially facilitated increased brain size, may have influenced communication. Conclusion. These skeletal adaptations were fundamental in defining human anatomy and enabling our unique evolutionary trajectory. A big direct comparison. Elucidate the skeletal differences between humans and chimpanzees. Assumed 15 marks. Why? Given they are our closest relatives, understanding these differences is key. हाँ, इनके बीच के फर्क को समझना जरूरी है. Let's do a point-by-point comparison based on the sources. 1. Skull and cranium. Humans. Larger capacity, circa 1350 cc, central foramen magnum, flat face, small canines, parabolic arch. Chimps. Smaller capacity, circa 400 cc, posterior foramen magnum, projecting face, large canines, U-shaped arch. 2. Vertebral column and rib cage. Humans. S-shaped spine, barrel-shaped rib cage. Chimps. C-shaped spine, funnel-shaped rib cage. How might the rib cage shape relate to locomotion differences? Shoulder movement से connection हो सकता है. 3. Pelvis and hip structure. Humans. Short, broad, bowl-shaped pelvis. Chimps. Long, narrow pelvis. 4. Limbs. Humans. Legs longer than arms, angled femurs. Chimps. Arms longer than legs, straighter femurs. 5. Hands and feet. Humans. Longer thumb, precision grip, arched feet, aligned non-opposable big toe. Chimps. Shorter thumb, power grip, flat feet, opposable big toe. Their comparative table format in the sources makes this very clear. ठीक है. Feature, humans, chimpanzee, cranial capacity 1200 से 1500 cc, 300 से 400 cc. ठीक है. Foramen magnum, centrally located, posteriorly located. ठीक है. Spine shape, S-shaped, C-shaped. ठीक है. Pelvis shape, short and broad, long and narrow. Right. Femur angle, angled inward, bicondylar, straight. ठीक है. Feet, arched, aligned big toe, flat opposable big toe. Conclusion. These differences starkly illustrate the distinct evolutionary paths taken by humans and chimpanzees, reflecting adaptations primarily for habitual bipedalism in humans versus knuckle walking and climbing in chimpanzees. Next question from the sources. Role of primatology in anthropological studies. Part A of a question. Why?
पहले प्राइमेटोलॉजी क्या है? सोर्सेज डिफाइन इट एज द स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। तो एंथ्रोपोलॉजी में इसका क्या रोल है? Let's see how. 1. Understanding human evolution. Primate behavior, anatomy, genetics provide comparative models to interpret fossil record and reconstruct hominin behavior. Goodall's chimp tool use observation. याद है? 2. Comparative anatomy and morphology. Shared traits and differences help trace evolutionary pathways. Schultz's work highlighted this. 3. Behavioral ecology. Observing primates reveals how ecological pressures shape behavior, foraging, social structure. Wrangham linked chimp feeding to human foraging. 4. Social structures and kinship. Primate social systems offer models for understanding human social organization, cooperation, competition. De Waal's work is important here. But can we directly apply primate models to human societies without caution? क्या limitations है? सोचो. 5. Communication and language origins. Studying primate communication provides clues about precursors to human language. Seyfarth and Cheney's work on vervet monkey alarm calls is significant. 6th, cognitive abilities. Research on primate cognition, problem solving, self-awareness like Gallup's mirror test helps understand evolution of human intelligence. Conclusion. Primatology provides essential comparative context for anthropology. It helps understand our evolutionary heritage, biological basis of behavior, and what makes humans unique, while also highlighting our connection to other primates. Plus, conservation efforts को inform करती है. अब एक slightly different topic from the sources, differentiation between child growth and development. Part B of a question, why? ये दोनों terms often used interchangeably हैं, पर distinct हैं. Let's clarify. हाँ, growth और development में क्या फर्क है? बिल्कुल. Growth primarily physical increase in size है. Height, weight, organ size. ये quantitative है, measure कर सकते हैं. हम इसको height charts, weight scale से track करते हैं. Growth physical maturity तक होती है. Examples, bones का लंबा होना, muscles का बढ़ना. Genetics और nutrition से heavily influenced है. Predictable patterns follow करता है, जैसे cephalocaudal, head to toe. और development? Development refers to the progressive acquisition of skills, abilities, complex behaviors. ये qualitative है, functional changes के बारे में. इसका scope broad है, physical motor skills, cognitive thinking, language, emotional, social changes involve करता है. हम इसको developmental milestones जैसे चलना, बोलना से assess करते हैं. Development lifelong process है, through childhood, adolescence में सबसे rapid है. Examples, language सीखना, emotional regulation, problem solving. ये genetics, environment, learning, socio-cultural factors का complex interplay है. Stages में progress करता है, जैसे Piaget के stages. Can growth happen without development or vice versa? क्या लगता है? एक के बिना दूसरा हो सकता है? Interesting question. लगता तो है कि दोनों जुड़े हुए हैं. इनके बीच relationship क्या है? ये interdependent है. Physical growth, developmental milestones के लिए foundation provide करता है, जैसे कि brain growth, cognitive development के लिए जरूरी है. लेकिन इनके timelines differ. Growth रुक जाता है, development चलता रहता है. दोनों पर environmental influence होता है, nutrition, health, stimulation, through mechanisms अलग हो सकते हैं. So, in conclusion, growth is equal to measurable physical change, quantitative. Development is equal to broader, qualitative changes in abilities, behavior, qualitative. इस डिस्टिंक्शन को समझना पीडियाट्रिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में क्रूशल है बच्चों की होलिस्टिक वेलबीइंग सपोर्ट करने के लिए. हमारा आखिरी टॉपिक फॉर टुडे, जीन एक्सप्रेशन. पार्ट ए ऑफ अ क्वेश्चन, वाई. ये एग्जैक्टली क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन्स का काम करना. हाँ, बेसिकली जीन एक्सप्रेशन वो फंडामेंटल प्रोसेस है जिससे हमारे डीएनए में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन यूज करके फंक्शनल प्रोडक्ट्स, प्राइमरीली प्रोटीन्स बनते हैं. ये प्रोटीन्स फिर सेल और बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करते हैं. डीएनए ब्लूप्रिंट है और जीन एक्सप्रेशन उस ब्लूप्रिंट को पढ़कर कुछ फंक्शनल बनाने का प्रोसेस है. वॉटसन एंड क्रिक का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था. इसमें 2 मेन स्टेजेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. डॉब्झांस्की ने इसकी इंपॉर्टेंस एम्फसाइज की थी वेरिएशन के बेसिस के तौर पर. इसके स्टेजेस क्या हैं? 1. सेल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, जीन, कॉपी होके मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनता है. इस प्रोसेस को प्रोमोटर्स, एनहांसर्स जैसे फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं. 2. ट्रांसलेशन. mRNA मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर राइबोसोम्स में जाता है, जहां उसका जेनेटिक कोड रीड करके अमीनो एसिड्स की स्पेसिफिक सीक्वेंस जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है. कोडॉन्स mRNA पर 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बताते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा. 3. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस. प्रोटीन बनने के बाद उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, जैसे फोल्डिंग, केमिकल ग्रुप्स ऐड होना, जो उसके फाइनल फंक्शन के लिए जरूरी हैं. कौन से फैक्टर्स जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? कई फैक्टर्स हैं. 1. एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस. ये ऐसे चेंजेस हैं जो डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर किए बिना जीन एक्टिविटी अफेक्ट करते हैं.
जैसे डीएनए पर स्टिकी नोट्स जो बताते हैं कि जीन ऑन रहेगा या ऑफ। एग्जाम्पल्स हैं डीएनए मेथिलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। डीएनए मेथिलेशन अक्सर जीन एक्टिविटी सप्रेस करता है। 2. एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक्सटर्नल क्यूज जैसे टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे। रिचर्ड लिवॉन्टन ने इस जीनोटाइप एनवायरमेंट इंटरैक्शन को हाईलाइट किया। डज दिस मीन आवर एनवायरमेंट कैन इन अ वे कंट्रोल आवर जीन्स? मतलब क्या हमारा एनवायरमेंट हमारे जीन्स को कंट्रोल कर सकता है? इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? 3. रेगुलेटरी जीन्स। कुछ जीन्स ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी नेटवर्क्स बनाते हुए। इसकी एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब एंथ्रोपोलॉजी में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सिग्निफिकेंस है। 1. ह्यूमन एवोल्यूशन। जीन एक्सप्रेशन स्टडीज जेनेटिक अडेप्टेशंस रिवील करती हैं, जैसे LCT जीन का एक्सप्रेशन अडल्टहुड में लैक्टोज टॉलरेंस देता है डेयरी फार्मिंग वाली पॉपुलेशंस में। 2. पॉपुलेशन वेरिएशन। जीन एक्सप्रेशन में डिफरेंसेस फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे स्किन पिगमेंटेशन वेरिएशंस MC1R जीन। 3. हेल्थ एंड डिजीज। जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन और डिसरेगुलेशन समझना डिजीजेस के लिए की है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, सिकल सेल एनीमिया, HB जीन और मलेरिया। 4. बिहेवियरल जेनेटिक्स। बिहेवियर के बायोलॉजिकल बेसिस को एक्सप्लोर करना, ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स है और कल्चर एनवायरनमेंट से हाईली इंटरैक्टिव है, जैसे MAOA जीन और एग्रेशन स्टडीज। कंक्लूजन में जीन एक्सप्रेशन सिर्फ एक सेलुलर मैकेनिज्म नहीं है, ये ह्यूमन वेरिएशन, एवोल्यूशन, हेल्थ और अडेप्टेबिलिटी समझने के लिए सेंट्रल है। मॉडर्न टूल्स जैसे RNA सीक्वेंसिंग इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, तो हमने काफी ग्राउंड कवर किया आज। लेट्स क्विकली रीकैप द मेन आइडियाज फ्रॉम ईच सेक्शन। कोशिश करो याद करने की। हाँ, चलो करते हैं। पहले हमने प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा, सॉलिटरी से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीमेल मल्टीफीमेल ग्रुप्स, फ्लेक्सिबल फिजन फ्यूजन सोसाइटीज, रेयर पॉलीएंड्रस सिस्टम्स एंड मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर्स। याद है कोई एक टाइप और उसका एग्जांपल? हाँ। हर स्ट्रक्चर एक एवोल्यूशनरी सोल्यूशन है। फिर गेन्स एंड लॉसेस ऑफ इरेक्ट पोस्चर। गेन्स एफिशिएंट लोकोमोशन, फ्रीड हैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मोरेगुलेशन, बेटर विजन। लॉसेस बैक जॉइंट स्ट्रेस, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ, सर्कुलेटरी इश्यूज, लॉस ऑफ क्लाइंबिंग एबिलिटी, स्लोअर स्पीड। What was one major trade-off of becoming bipedal? वो एक complex evolutionary package deal था। We discussed Jane Goodall's contributions, landmark long-term study, discovering tool use, David Graybeard याद है? Revealing complex chimp social lives including aggression warfare, challenging noble savage idea, highlighting mother-offspring bonds, communication and conservation advocacy. उनकी गोम्बे वॉर ऑब्जर्वेशन ने किस पॉपुलर आइडिया को चैलेंज किया था? Noble savage का आइडिया। Next, locomotion patterns in non-human primates. Vertical clinging leaping, tarsiers. Quadrupedalism, monkeys. Knuckle walking apes. Brachiation, gibbons master हैं इसके. And semi-brachiation, using tails. याद है semi-brachiation में tail का क्या रोल था? Pause. पांचवें limb जैसा काम करना. Anatomy और ecology drive करते हैं इन patterns को. Adaptive primate radiation, एक common ancestor से rapid diversification into many species filling different ecological niches. Examples: lemurs in Madagascar, New World monkeys, great apes, hominins. ये diversity कैसे drive होती है? Pause. Natural selection और environmental opportunities pressures से. Evolutionary significance of bipedalism. Erect posture में specific skeletal changes देखे. S-shaped spine, broader bowl-shaped pelvis, angled femur, bicondylar angle, arched foot, central foramen magnum. इसके key implications क्या थे? कोशिश करो 2-3 बताने की. Freed hands, energy efficiency, thermoregulation, bigger brains, complex culture का रास्ता खोलना. फिर comparative anatomy of man and apes. Key differences: skull, brain size, posture, limbs, hands, feet में. Evolutionary significance linked to diet, locomotion, cognition. Man और ape के pelvis में main difference क्या था और क्यों? Human, short, broad, bipedalism. Ape, long, narrow, quadrupedalism climbing. Skeletal changes due to erect posture को और डिटेल में देखा. Spine curves, pelvic mosaic evolution, femurs carrying angle, foot arches, aligned big toe. इन सब का ultimate purpose क्या था? Pause. Efficient or stable bipedal walking running. Skeletal differences between humans and chimpanzees को specifically compare किया. Foramen magnum की position posture के बारे में क्या indicate करती है? Central, humans, is upright head balance.
Posterior, chimps, is forward-leaning posture. Role of primatology in anthropology provides comparative insights into human evolution, anatomy, behavior, social structures, language origins, cognition. याद है vervet monkeys के alarm calls का significance? Rudimentary, symbolic communication का suggestion. Child growth versus development. Growth is quantitative physical increase, size. Development is qualitative functional change, skills, abilities. Interdependent but distinct. एक example growth का और एक development का. Growth, height बढ़ना. Development, problem solving सीखना. Finally, gene expression, DNA info से functional products, proteins बनाना via transcription translation, influenced by epigenetics, DNA methylation and environment. Anthropological significance in evolution, variation, health, behavior. Epigenetics simple words में क्या है? Gene activity में changes बिना DNA sequence change किए. Great. अब ट्राई करो इनमें से किसी एक टॉपिक के मेन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की, जैसे किसी दोस्त को कॉफी पर समझा रहे हो. That's how memory gets stronger. तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन फैसिनेटिंग टॉपिक्स पर. हमने देखा कैसे प्राइमेट बिहेवियर, ह्यूमन एवोल्यूशन और जेनेटिक्स एक दूसरे से इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी स्टोरी बनाते हुए. बिल्कुल. और ये स्टडीज हमें ना सिर्फ अपने एवोल्यूशनरी पास्ट के बारे में इनसाइट्स देती हैं, बल्कि प्रेजेंट ह्यूमन कंडीशन और फ्यूचर चैलेंजेस पर भी वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स ऑफर करती हैं. आज के लिए एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए. अगर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स, टूल यूज, कम्युनिकेशन और इवन पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग दिखा सकते हैं, तो ये ह्यूमन यूनिकनेस के बारे में क्या सवाल उठाता है? व्हाट ट्रूली डिफाइंस द ह्यूमन डिफरेंस अगर इतने सारे ट्रेट्स कॉन्टिन्यूटी पर एग्जिस्ट करते हैं रादर देन बीइंग एब्सोल्यूट डिवाइड्स? इस पर सोचिए. अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन के साथ.